एमए उत्तरार्ध, विषय हिंदी और प्रश्नपत्र है तृतीय प्रश्नपत्र। भाषा विज्ञान में भाषा के अध्ययन के अनेकानेक अंग हैं, जैसे ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ और लेखिम। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कई वीडियो में हमने भाषा की मूल इकाई ध्वनि के विभिन्न अंगों का चरणबद्ध तरीके से अध्ययन किया था, जिसमें ध्वनि की परिभाषा, उसका वैज्ञानिक आधार, ध्वनि का विश्लेषण, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन की विभिन्न दिशाएं, बलाघात, स्वर, ध्वनि परिवर्तन के प्रकार, ध्वनि नियम जैसे ग्रिम नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, तालव्य भाव नियम और हिंदी के कुछ विशिष्ट नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम भाषा विज्ञान के अध्ययन की महत्वपूर्ण अंग रूप विज्ञान की चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, वह भाषा सामान्यतः छोटे बड़े वाक्यों का एक समूह होती है। प्रायः एक विचार के लिए भाषा में एक वाक्य का प्रयोग होता है। इसीलिए मोटे रूप में वाक्य को भाषा की इकाई मान लिया जाता है। वाक्य का विश्लेषण पदों में किया जाता है। पद विज्ञान या रूप विज्ञान इकाई में हम इन्हीं पदों पर विचार करेंगे। प्रायः पद और रूप दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसी से भाषा विज्ञान में रूप के स्थान पर पद और पद के स्थान पर पद के स्थान पर रूप का प्रयोग किया जाता रहा है और सामान्य भाषा अध्येता के लिए पद विज्ञान और रूप विज्ञान एक संशय का कारण बन जाता है, जबकि अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी एकमात्र शब्द है और जिसे हम पद विज्ञान कह सकते हैं। आज हम रूप विज्ञान का स्वरूप और उसकी परिभाषा और शब्द और रूप में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि प्रायः भाषा विज्ञान में अभिव्यक्ति पक्ष में दो रचनाओं को माना जाता है। पहली स्वनात्मक रचना और दूसरी व्याकरणात्मक संरचना या स्वनात्मक संरचना के अंतर्गत स्वन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वहीं व्याकरणात्मक अभिव्यक्ति में या व्याकरणात्मक संरचना में अभिव्यक्ति का जो लघुतम माध्यम रूप है, उसका अध्ययन किया जाता है। स्वनों में अर्थ अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती है। यहाँ स्वन से तात्पर्य है ध्वनि। जैसे शिशु प्रारंभ में एक दो ध्वनियों से संकेतात्मक अभिव्यक्ति करता है, किंतु अर्थ अभिव्यक्ति की पूर्णता या पूर्ण क्षमता रूपों एवं वाक्यों में होती है। रूप स्वनिमों का एक सार्थक समूह है जो व्याकरण के अनुरूप परिवर्तित होकर कथन में प्रयोग किया जाता है। इन्हीं रूपों का छोटा या बड़ा समूह वाक्य कहलाता है और वाक्य का बड़ा समूह या वाक्यों का समूह भाषा का रूप धारण करता है। भाषा की व्याकरणात्मक संरचना भी दो प्रकार की होती है। एक होती है रूपात्मक संरचना और दूसरी होती है वाक्यात्मक संरचना। हम यदि
इन दोनों संरचनाओं का गंभीरतापूर्वक देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य में पद का ही प्रयोग होता है, कभी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता। हम जब मूल शब्दों को एकत्र कर देते हैं तो मात्र एकत्र कर देने से वाक्य नहीं बन जाता। जैसे मैं कहूँ कि मैं, आप, वह, घोड़ा, घास आदि, इन शब्दों से किसी भी प्रकार का वाक्य गठन नहीं होता और न ही वक्ता के द्वारा कहे गए इन शब्दों से किसी अपेक्षित अर्थ की प्रतीति होती है। स्पष्ट अर्थ व्यक्त करने के लिए भाषा में वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और अर्थ स्पष्टता के कारण ही भाषा वाक्यों की पूर्ण इकाई मानी जाती है। यदि मैं कहूँ कि मैं, आप, कह किसी निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहे हैं और इनको यदि हम निम्नांकित रूप से इनको क्रम से इनको स्थापित करें वाक्य में, तो हम कह सकते हैं कि मैंने आपसे कहा। इस वाक्य में के मूल में मैं शब्द के आगे ने परसर्ग और आपके आगे से परसर्ग और कह धातु में आ प्रत्यय का संयोग हुआ है। परसर्ग अथवा प्रत्यय के संयोग के कारण ये मूल शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन गए हैं या रूप बन गए हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पद से तात्पर्य है शब्द, धन, संबंध, तत्व। जब किसी शब्द में संबंध तत्व जुड़ जाता है तो वह शब्द पद या रूप में परिवर्तित हो जाता है। इराक जहांगीर सोराब जी तारापुर वाला ने भी पद को शब्द और व्याकरणिक प्रत्ययों का योग माना है। तो इस तरह कह सकते हैं कि पाणिनि ने अपने समय की प्रचलित भाषा संस्कृत को ध्यान में रखते हुए पद का जो स्वरूप निर्धारित किया था वह आज भी सत्य प्रतीत होता है। उन्होंने पद के स्वरूप को निर्धारित करते हुए कहा है कि सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। सुबंत का अर्थ है सुप्रत्यय से निर्मित पद और तिङंत से तात्पर्य है तिंग प्रत्यय से बना हुआ पद। प्रत्यय का प्रयोग मूल शब्द संज्ञा में तथा तिंग प्रत्यय का प्रयोग धातु में होता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि 21 सुबंत और 18 तिङंत हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि बिना विभक्ति के या बिना प्रत्यय के किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि संस्कृत वैयाकरणों ने तो स्पष्ट निर्देशित किया है कि विभक्तयन्तः शब्दा को पद कहते हैं, अर्थात जो शब्द विभक्ति से युक्त होते हैं उन्हें ही पद कहा जाता है। इस प्रकार जिन निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जिन भाषाओं में स्पष्ट रूप से विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता वे जो रूप बनते हैं वे दूसरी तरह की भाषा को हमारे सामने रखते हैं जो अयोगात्मक भाषाएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जिन भाषाओं की शब्दों में स्पष्ट रूप से विभक्ति नहीं जुड़ती है उनमें भी या तो शब्दों के स्थान परिवर्तन से या फिर रिक्त शब्द की सहायता से मूल शब्दों को पद बनाकर प्रयुक्त किया जाता है। ये बात चीनी भाषा पर सर्वाधिक लागू होती है क्योंकि वह अयोगात्मक भाषा है। फिर भी यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना न्याय संगत होगा कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर मूल शब्द विभक्ति रहित शब्द प्रातिपादक
प्रातिपादिक भी पद ही कहलाता है, भले ही उसमें स्पष्ट रूप से विभक्ति जुड़े अथवा न जुड़े। संक्षेप में पद का स्वरूप विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है कि पद अर्थ तत्व और संबंध तत्व का, पद में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग होता है। जहाँ संबंध तत्व दिखाई नहीं पड़ता वहाँ शून्य संबंध तत्व होता है। यहाँ अर्थ तत्व से तात्पर्य है मूल शब्द और संबंध तत्व से तात्पर्य है प्रत्यय, विभक्ति आदि। दूसरा, रूप विज्ञान की जो विशेषता है, रूप का स्वरूप का विश्लेषण जो है वो यह है कि प्रत्येक भाषा के शब्द रूप पृथक पृथक होते हैं या उनमें भिन्नता होती है। वाक्य नंबर 3, वाक्य विश्लेषण का प्रमुख आधार पद ही होता है, शब्द नहीं होता। पद को व्याकरणिक प्रणाली के अंतर्गत परिगणित किया जा सकता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रत्यय है, क्रिया है इत्यादि के रूप में उसका अध्ययन किया जा सकता है। अब यहीं पर हम इस बात को भी जान लें कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द और पद को कभी भी एक नहीं कहा जा सकता। अमुक वाक्य में सरल अथवा न शब्द प्रयुक्त है, अर्थात शब्द प्रयुक्त है, ऐसा कहना भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अज्ञानता का प्रमाण है या अज्ञानता सूचक है। तात्विक रूप से वाक्य में पद अथवा पदों का ही प्रयोग होता है, शब्द या शब्दों का नहीं। संक्षेप में शब्द और पद में निम्नलिखित अंतर होते हैं। प्रथम, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता से युक्त नहीं होते। पद में वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता होती है। दूसरा, शब्द और पद में जो अंतर होता है वह यह कि शब्द मूल रूप अथवा प्रातिपादिक होते हैं, जबकि पद मूल शब्द और संबंध तत्व का योग होता है। पद में वस्तुतः संबंध तत्व ही शब्द को पद बनाता है। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द पद ही कहलाता है, शब्द नहीं। शब्द पद का आधार होता है और पद शब्द का विकसित परिवर्तित अथवा विकृत रूप होता है। अर्थात जब हम भाषा कोश से प्राप्त किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब वाक्य में प्रयोग करने से पूर्व जो उसमें हम कारक या विभक्ति या परसर्ग या अव्यय आदि का संयोग करते हैं, तब वही शब्द पद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक मूल शब्द के अनेक पद बनते हैं, अर्थात जैसे संज्ञा शब्द के 21 तो धातु के 18 रूप बनते हैं। जैसे संज्ञा शब्द बालक के बालका, बालको, बालकानाम, बालकाभ्याम, बालकेषु, बालका, बालकेभ्या इत्यादि। उस मूल शब्द के उसमें, उसको, उसके, उसके लिए, उसका, उसमें आदि। एक संज्ञा शब्द बालक के जहाँ 21 रूप बनते हैं, वहीं धातु के 6 लकारों में विभिन्न रूप बनते हैं, जो विभिन्न धातुओं से विभिन्न कालों से युक्त होते हैं। अगली चर्चा में हम शब्द और पद, संबंध तत्व और अर्थ तत्व में क्या संबंध होता है और उसके कितने भेद होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे।